ठीक है जी। तो लो हम इकोनॉमिक्स के अंदर, गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी मैं गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरी यूनिट में थे और दूसरी यूनिट के अंदर भी हमने जो चैप्टर किया था स्टार्ट, वो था मनी। इसमें 2 चैप्टर हैं, मनी एंड बैंकिंग, दोनों मिला के 6 नंबर के हैं। हमने मनी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 5 टॉपिक में से हम पहले 3 या 4 टॉपिक कर चुके थे। हमने सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट टॉपिक क्या किया था हमने, मीनिंग ऑफ मनी। फिर हमने किया था मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, फिर हमने किया था ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, और फिर उसके बाद हम चले गए थे फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने तरह का पैसा होता है। तो हमने कहा था पहला पैसा वही नहीं है जो हर बार गाने में आता है, पैसा पैसा करती है। पैसे भी कई तरह के हैं, पैसे भी कई तरह के हैं। वो तो एक ही तरह का पैसा बताया है अक्षय कुमार ने, लेकिन पैसा कई तरह का है। पहला था फिएट मनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी, द मनी विच हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, नो वन कैन रिफ्यूज। किसी ने मना किया तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी, जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा था फिड्यूशरी मनी, जिसे हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, मनी विच कैन बी यूज्ड ऑन अ म्यूचुअल ट्रस्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ट्रस्ट में हम यूज कर सकते हैं, कोई चाहे तो मना भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल मनी, जिसमें चेक आ गए थे। तीसरा हम पढ़ रहे थे क्रेडिट मनी के बारे में। तो आओ क्रेडिट मनी को दोबारा से एक बार देखते हैं। हमने जो पढ़ा था वो तीसरा था क्रेडिट मनी। तो ये पैसे पे हम थे कि क्रेडिट मनी क्या होता है, यही था ना, हम इस पे थे, व्हाट इज क्रेडिट मनी। तो मैंने कहा था इट इज अ मनी हुज मॉनेटरी और फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स मटेरियल। ठीक है जी, जिसकी फेस वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन इट्स मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल दैट द रूपी कॉइन इज मेड इन इंडिया, ये हमने इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है जी, और चलो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू, इसके नीचे लिख लो, इन क्रेडिट मनी द मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। जितने का उसमें सामान लगा है ना, जितने का सामान लगा है वो कम का है और मनी वैल्यू ज्यादा की है। मालूम आया आपको, समझ में आई बात है। ये देखो इधर, अगर 1 रुपए का सिक्का बना है ना, 1 रुपए का 1 रुपीज, अगर 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपीज कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का है, तो इसके अंदर जितना चांदी लगी है ना, ये चांदी का सिक्का होता है, जितने की इसमें चांदी लगी है उसकी वैल्यू कम है और सिक्के की वैल्यू ज्यादा है। बात समझे आप समझे कि नहीं। अगर ऐसा कभी हो जाए, सोच के देखो कि 1 रुपए का सिक्का हो और इसमें 5 रुपए की चांदी लगी हो, तो बोलो क्या होगा। हम हिंदुस्तानी बहुत बड़े शागिर्द हैं, मालूम है क्या करेंगे, हम सिक्के बेच के चांदी बना देंगे और बेचेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा अगर गवर्नमेंट कर दे कि जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, सोचो कभी ऐसा हो जाए कि जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है वो कम हो जाए देन द कमोडिटी वैल्यू, मतलब अगर 1 रुपए का चांदी का सिक्का है उसके अंदर 5 रुपए की चांदी है, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग पता क्या करेंगे, सिक्कों को वो यूज नहीं करेगा, सिक्के लाएगा, पिघलाएगा, चांदी बनाएगा तो मार्केट में बेचेगा, बोले ले 1 रुपए के सिक्के में 5 रुपए की चांदी निकल रही है, फिर काम उल्टा हो जाएगा। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कभी भी नहीं, इक्वल कर सकती है लेकिन ज्यादा नहीं कर सकती। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मनी कैन नॉट बी मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट मेल्टिंग द मनी, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट मेल्टिंग द मनी। आप समझे मेरी बात। तो फिर ये बात को समझने के लिए सबसे बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि 1 रुपए के सिक्के में जितनी चांदी लगी है उस चांदी की कीमत 1 रुपए से कम है। आप समझे मेरी बात। इसमें चांदी लगी, सिल्वर कॉइन होता है ना, हमेशा सिल्वर कॉइन है, यानी इस सिक्के में जो चांदी लगी है, जो सिल्वर लगा है, वो सिल्वर की कीमत 1 रुपए से कम है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। भूलोगे तो नहीं, अब ये पक्का पेपर में आएगा हिंदी ब्लैंक्स में 150%, आप भूलोगे तो नहीं। यानी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस मनी इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी क्या है इसके अंदर, सिल्वर, चांदी सिक्के की बात हो रही है ना, 1 रुपए में सिल्वर के सिक्के में सिल्वर लगा है, फाइन। इस तरीके से आ जाओ दूसरा पैसा नंबर 4, पैसा करती है। और एक छोटे वाले पैसे नहीं, पैसे कितने तरह के हैं देखो, पढ़ क्या वहां गाने में सुनो तो सिर्फ पैसा, यहाँ पैसा 3 तरह का पढ़ लिया, अब 4थे तरह का पढ़ रहे हैं। आ जाओ, ये होता है जी हमारे पास फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडी समझते हो, पूरा शरीर, इसे बोलते हैं फुल
हाँ ये बॉडी है, फुल बॉडी, BODI, फुल बॉडीड मनी, पूरा शरीर जैसे बोलते हैं ना बॉडी, फुल बॉडीड मनी। अब ये कौन सा पैसा होता है? ये वो पैसा है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ये देखो, ये यहां कौन सा सिक्का लिया था हमने? 1 रुपए का। भाई 1 रुपए का सिक्के की जो कमोडिटी वैल्यू थी वो 70 पैसे हो सकती है, 70 पैसे। इसमें जो चांदी लगी है, अगर उसको पिघलाओगे 1 रुपए के सिक्के को और चांदी निकालोगे तो शायद 70 पैसे की निकलेगी। तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। कौन अपना 1 रुपए बर्बाद करेगा और 70 पैसे की चांदी निकालेगा? उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो ये वाली मनी है। अब ये कौन सी है? इसमें लिखो वेयर द मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। वेयर द मनी वैल्यू इज इक्वल टू, याद रखना, सुनो मेरी बात। हेलो, एक मेरी बात सुनो इधर, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, मैं फिर बोलता हूं, फिर आएगा। वो ऐसे लिखेगी, ऐसे ऐसे, मॉनेटरी वैल्यू इज कमोडिटी वैल्यू। पूछेगी ट्रू और फॉल्स। ऐसा कभी नहीं होएगा, ऐसा कभी नहीं होएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा हुआ तो लोग क्या करेंगे मालूम है? पिघला पिघला के चांदी निकाल लेंगे उसमें से। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपसे पूछेगी ट्रू और फॉल्स, या फिर 4 ऑप्शन दे देगी, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। गलती मत खा जाना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप दिमाग में याद रखना, ये कभी भी नहीं हो सकता जहां मॉनेटरी वैल्यू कम हो जाए कमोडिटी वैल्यू से। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आ जाओ फटाफट इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये कौन सा पैसा है? यह है गोल्ड कॉइन। देखा है गोल्ड का कॉइन? जितने में आप लोगे उतने में बिक जाएगा। गोल्ड कॉइन अगर आप मार्केट से खरीदते हो, सोने का सिक्का, अगर आपने उसको 10,000 रुपए में देके खरीदा है तो उसमें 10,000 का सोना ही सोना होगा। आई मेरी बात समझ? दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। मार्केट से, ज्वेलर से लेते हैं ना कुछ लोग गोल्ड कॉइन, तो जितने का गोल्ड कॉइन आपने लिया उसमें उतना ही गोल्ड है भाई। आपके साथ धोखा हो तो अलग बात है, अदरवाइज उतने का ही गोल्ड होगा जितने का लिखा हुआ है, जितने का वो सिक्का है। इसे बोलते हैं फुल बॉडी मनी। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, फटाफट से लिखो। इट इज अ मनी whose monetary value or face value is equal to the commodity value. Is equal to the commodity value या material value भी बोल देते हैं इसको। material जो इसमें लगा है, material value। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन, आ जाओ। अगला हमारे पास है 5वीं टाइप मनी की, जो है वो है बैंक मनी। 5वीं टाइप है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बैंक मनी। टाइप नंबर 5 इज कॉल्ड बैंक मनी। ये कौन सा पैसा है जी? बैंक मनी। अब जो बैंक में पड़ी है वो ना पढ़ो। बैंक मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑब्लिक चेकेबल डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑब्लिक, ये इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट ऑब्लिक चेकेबल। चेक है ना, चेकेबल, चेकेबल डिपॉजिट of the people with the commercial banks। with the commercial banks। सर ये बैंक बोलना था, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? बैंक 2 तरह के होते हैं, मालूम है आपको? बैंक जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द पापा ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है
इज द पापा ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, वो फादर है, एपेक्स बैंक है। और इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सेंट्रल बैंक को पटियाला मत समझ लेना, वो अलग है। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई। और जितने भी बाकी बैंक है ना, चाहे वो पीएनबी, बीओबी, आईएफसीआई, पता क्या क्या, एचडीएफसी, बहुत सारे, इन सबको एक ही पापा है, आरबीआई। ये सब उसी के कहने पे चलते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स का मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप सीधे आरबीआई में जाके पैसे जमा कराने चाहो नहीं करा सकते। आप सीधे आरबीआई से विड्रॉ करना चाहो नहीं कर सकते। आपका कोई लिंक, यानी कस्टमर के साथ उस बैंक का कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आरबीआई का लिंक है सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ। वो कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। आई बात समझ में? हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग के चैप्टर में, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वर्ड आया कमर्शियल बैंक, इसे समझा रहा हूं। तो दो तरह के बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। जो भी पैसा लोगों का, पीपल, मैंने कहा पीपल, अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल यानी लोगों का पैसा। जो भी लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक के अंदर पड़ा है, जो भी लोगों का पैसा कमर्शियल बैंक में पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट, उसे हम बोल देते हैं बैंक में। यानी कि ये अभी चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है और ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? कोई भी ऐसा पैसा जिसे आप चेक इशू करके बैंक से निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड चेकेबल डिपॉजिट। कोई भी ऐसा पैसा जिस आगे भी इसमें पढ़ाने वाला हूं, इसका डीडी का असली मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट, आगे हम पढ़ने वाले, आ रहा है मनी सप्लाई के अंदर, अगला टॉपिक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो कि जिस किसी पैसे को आप बैंक में चेक लिख के विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड चेकेबल डिपॉजिट एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। उसी को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, उसी को चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी, इस पैसे को कहा जाता है बैंक मनी। क्या कहा जाता है? बैंक मनी। ठीक है, आओ आगे चले, नेक्स्ट आ जाए। सॉरी, या एफडीज को छोड़ देना, एफडीज को छोड़ देना। ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है। हम अगले टॉपिक में इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट और इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। ये डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। अगला टॉपिक आ रहा है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़ते हैं। एक और पैसा है, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। एक और पैसा आता है, पैसा नंबर 6, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। पावर से बन गया पावर्ड, हाई पावर्ड मनी। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा समझना भाई, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके हिसाब से। लिखो फिर भी, द सम टोटल ऑफ, नंबर 1, द सम टोटल ऑफ करेंसी, ऊपर लिख लेना, द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल और पब्लिक प्लस करेंसी हेल्ड बाय द पीपल और पब्लिक प्लस वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। मैं समझाता हूं इसका मतलब, या वॉल्ट, VAULT, वॉल्ट कैश। वॉल्ट बोलते समझते हो आप? क्या होता है इसका मतलब? वॉल्ट का मतलब क्या होता है? वॉल्ट का मतलब होता है पूरे में से थोड़ा, वोल में से थोड़ा, से बोलते हैं वॉल्ट। ठीक है जी, हाँ, पूरे में से थोड़ा निकालना, सम फ्रॉम द होल। आपका क्या कैसे बोले आप? वो होल नहीं, होल, सम फ्रॉम द होल, पूरे में से थोड़ा निकालना, दैट इज कॉल्ड वॉल्ट, है ना। ये इंग्लिश का वर्ड है, समझाऊंगा इसके बारे में। अच्छा, तीसरा लिखो प्लस, तीसरा लिखो कैश रिजर्व, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। इन तीनों का सम टोटल इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी।
अब ये सारी बातें समझने वाली हैं। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में जब आप जाओगे, बैंकिंग के चैप्टर में जब छलांग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है, जो भी बैंक आप देखते हो ना, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे वो पीएनबी है, चाहे वो एचडीएफसी है, चाहे वो आईसीआईसीआई, जो भी है, जो भी बैंक में आप जाते हो, आप बैंक को ऑपरेट करते हुए देखते होगे। आपको मालूम है बैंक के ऊपर भी एक बैंक का पापा है जो बैंक को हर मिनट हर घड़ी उसके ऊपर नजर रखता है। एक ट्रांजैक्शन बैंक में होती है ना तो आरबीआई को पता लग जाता है कि क्या हुआ। बैंक ने किसी को लोन दिया, किसी ने डिपॉजिट किया, किसी ने विड्रॉ किया, हर चीज आरबीआई के नोटिस में आती है, हर चीज, और हर रोज और हर घंटे। ऐसा भी नहीं कि 7 दिन के बाद या 10 दिन, हर एवरी टाइम कुछ भी बैंक में होता है आरबीआई को पता लगता है। लिंक्ड है आरबीआई के साथ बैंक, उनका आपस में नेटवर्किंग लिंक है। हर एक ट्रांजैक्शन आरबीआई के थ्रू होके जाती है बैंक के अंदर, हर एक ट्रांजैक्शन। तो फिर कोई बैंक अगर खोलना हो, आप भी एक कमरे में 4 ड्रॉर लगा दो, 4 छोटे से काउंटर बनाओ और शुरू कर दो बैंक। ऐसा नहीं होता। Whenever you have to start operating a bank, you have to get a license from RBI, नंबर 1। और लाइसेंस लेने के लिए जितना भी आप लोगों का डिपॉजिट ले रहे हो, वट एवर डिपॉजिट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम द पीपल, उसकी कुछ परसेंटेज आपको अपने बैंक की कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करानी पड़ती है। ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के अंदर कि बैंकिंग काम कैसे करता है। लेकिन फिर भी कुछ पैसा रिजर्व के अंदर आपको कमर्शियल बैंक को आरबीआई में जमा कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पैसा लोगों को उठा लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी डिपॉजिट कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आपके यहाँ पे पैसा जमा कराते हैं, कितनों ने एफडीआई करा रखी है, कितनों का करंट डिपॉजिट है, कितनों का सेविंग डिपॉजिट है, उस टोटल डिपॉजिट की एक परसेंटेज सेट की जाती है आरबीआई के थ्रू, से 20%। उतना पैसा हर वक्त एट एनी मोमेंट दैट मनी ऑफ योर्स विल बी लाइंग विद आरबीआई एट एनी मोमेंट। आपने जरा सी भी इधर उधर की बात की तो आरबीआई तुरंत बैंक को टेक ओवर कर लेगा। आपने सुना होगा कि बैंक टेक ओवर हो गया, मेरे पैसे बैंक में फंस गए। अभी बॉम्बे में ये काम हुआ था, सुना था आपने सुना था, ये काम बॉम्बे में भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो हर वक्त बैंक पे नजर रखता है एवरी मूवमेंट, और जरा से भी बैंक ऊपर नीचे करे तो तुरंत वो क्या करता है, बैंक को टेक ओवर कर लेता है। और क्यों कर लेता है? क्योंकि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक का रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास पड़ा होता है, और कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास अपनी सेफ में रखना जरूरी है। से 5 से 10% सब रेशो में हम आगे पढ़ेंगे कितनी रेशो होती है और इस रेशो को बोलते क्या है। इसे एलआरआर और सीआरआर बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो, है ना, और कंट्रोल रेशो, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आप डिटेल में जाओ, अगले पढ़ेंगे। लेकिन कुछ पैसा बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है, वो हर हाल में रखना है, उसे यूज नहीं करना। मान लो एक बैंक के अंदर एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट आता है, ऐसा एज्यूम करो। 1 करोड़ का डिपॉजिट एक बैंक में हर रोज आता है, तो महीने में कितना आ गया? 30 करोड़ आ गया ऑलमोस्ट। अगर 26 दिन काम के 26 करोड़ आया तो आरबीआई सेट करेगा कि 26 करोड़ के अंदर से हर हालत में 5 करोड़ कम से कम तुझे मेरे पास जमा कराना होगा, मिनिमम 5 करोड़। सर हर महीने 5-5 करोड़? नहीं, एक ही बात, 5 करोड़। क्योंकि बैंक को मालूम है इस बैंक की कैपेसिटी है 26 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की, तो इसका मतलब उसका 5 करोड़ मेरे पास होना चाहिए सेफ्टी के लिए। और ऐसे ही 3 से 4 करोड़ बैंक को हर हालत के अंदर अपनी सेफ में, जहां बैंक सिचुएटेड है, उस लॉकर के अंदर रखना ही होगा हर हालत में। उस पैसे को बैंक यूज नहीं कर सकता। सर अगर मान लो कोई कस्टमर आ जाए और वो पैसा डिमांड करे, फिर बैंक क्या करेगा? फिर बैंक आरबीआई से लोन लेगा। पहले उसको यूज करेगा जो उसके पास पड़ा है, अगर वो भी पूरा नहीं पड़ा तो फिर आरबीआई से लोन लेगा। उसका खुद का पैसा आरबीआई के पास पड़ा होता है, लेकिन फिर भी बैंक को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि वो जो पैसा पड़ा है वो एज अ सिक्योरिटी है, उसे बैंक हाथ नहीं लगा सकता। ये सब हम बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल आप इसे लिख लो कि ये 3 चीजें, एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जितना भी पैसा लोगों के पास है उसको ऐड कर दो। दूसरा वर्ल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, वर्ल्ड का मतलब जो उनकी खुद के पास पड़ा है बैंक के अंदर। और तीसरा रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आ जाता है हाई पावर्ड मनी।
क्या जाता है, हाई पॉइंट। इतना भी याद रखो, ठीक है, ये भी आता है पेपर में। आओ आगे चले, नेक्स्ट चले। अच्छा, और भी 2-3 टाइप हैं, नैरो मनी, बोरोड मनी, ब्रॉड मनी, ये छोड़ देते हैं, ये अब आपके सिलेबस से निकल गई हैं, पता नहीं पेपर में ना आए, मुझे लगता नहीं आएंगी। एक नियर मनी है, हाँ, एक नियर मनी है, एक नैरो मनी है, एक ब्रॉड मनी है, पर आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने देखा नहीं, बुक के अंदर है नहीं, पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, छोड़ देते। हाँ, बैंक के अंदर हट गया ना, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हट गया। पहला टॉपिक जो हटा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग में हटा है, फर्स्ट टॉपिक, वो अगले चैप्टर में आ रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक हट गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है जो हट गया, ठीक है जी। तो चलो यही खत्म करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सप्लाई ऑफ मनी। आ जाओ, टॉपिक है मनी सप्लाई एंड इट मेजर्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मनी सप्लाई एंड इट मेजर्स, ऐसे कर सकते हो, या फिर हम लिख सकते हो मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखा है मेरे टॉपिक में, सप्लाई ऑफ मनी। लो आप लिख लो मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर्स, ठीक है, ये अगला टॉपिक है हमारा, मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर्स। अब सुनो मेरी बात, जब हम बात मनी सप्लाई की करते हैं, मतलब एक साल के अंदर एक देश की इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। गुड्स की सप्लाई होती है, कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, है ना, ऐसी मनी सप्लाई भी है। लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे हु सप्लाइज द मनी, वो अगला टॉपिक है इसी के साथ रिलेटेड, हु सप्लाइज द मनी इन द मार्केट। मार्केट में पैसा कौन सप्लाई करता है, कभी सोचा है आपने? नए नए नोट्स आ जाते हैं 2000 के, किसने दिए? कभी 100 के नए नोट आपके हाथ में आते हैं, कौन देता है? कौन है वो सप्लायर जो पैसा सप्लाई करता है? आरबीआई। उसमें भी दो बातें हैं, आरबीआई भी है और एक दूसरी मिनिस्ट्री भी है। तो दो लोग मिलकर मनी सप्लाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दो लोग मिलकर मनी सप्लाई करते हैं, ठीक है, एक आरबीआई और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो बात की बात है, इसके अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का मतलब क्या, लिखो पहले, जल्दी से लिखो। द सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना गौर से। द सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू the supply of money refers to the total stock of money in all forms, bracket all forms, ALL all FORMS, all forms, bracket paper money, comma coins, and demand deposits at banks, bracket close, which are held by the public at any point of time। भैया दो बार पढ़ लो डेफिनेशन को, दो बार पढ़ लो डेफिनेशन को, दो बार अच्छे से पढ़ लो आप। which are held by the public at any point of time। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से पढ़ लिया? नहीं सर। जल्दी पढ़ो। मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा जनरल नॉलेज का, आपका जीके का क्वेश्चन। आज पढ़ लिया? पढ़ लिया आपने? अरे एक लाइन डेफिनेशन है, किसी भी टाइप में जितना भी पैसा एक वक्त में पब्लिक के पास है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन ऑल फॉर्म्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यही तो बात है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। जितना भी पैसा पब्लिक की बात कर रहा हूं, बार बार पब्लिक और पीपल की बात कर रहा हूं, मैंने बैंक को नहीं कहा।
जितना पैसा बैंकों के पास है वो तो सप्लायर है, खुद सप्लायर ऑफ मनी है, उसको हम ऐड नहीं करते। व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई, बहुत दुनिया कंफ्यूज है इसके अंदर यार। जब बात सप्लाई ऑफ मनी की आती है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लाई मनी का मतलब है मनी की सप्लाई। अरे ये मनी सप्लाई का मतलब नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी से मतलब है द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन ऑल फॉर्म्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है स्टॉक ऑफ मनी, पैसे का स्टॉक किसके पास? पब्लिक के पास। कौन सी फॉर्म में? चाहे वो पेपर मनी हो, चाहे कॉइन्स हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो बैंक्स के अंदर, कुछ भी हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। 100% बच्चे इसमें कंफ्यूज है, पता नहीं क्यों, और इस टॉपिक को छोड़ते हैं और इसमें पेपर आता भी 100% है। 100% पेपर पूछता है वो आपसे। एक नंबर में पूछेगा डेफिनेशन सप्लाई ऑफ मनी, और वहां पता क्या लिखोगे? लाइक वी सप्लाई द गुड्स वी सप्लाई द मनी आल्सो, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी डजंट मीन सप्लाई ऑफ मनी लाइक गुड्स, ऐसा नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी मीन्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक और पीपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो पेपर मनी हो, नोट हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, तीनों को ऐड कर लो। ठीक है जी, तीनों को ऐड कर लो। आई बात समझ में? आप यह है क्या सप्लाई ऑफ मनी का मतलब। आगे लिखो इसी में। क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो वेरिएबल और अ स्टॉक वेरिएबल? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले तो टोटल स्टॉक होती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने लिखवाया ना, जैसे और अंडरलाइन कर लो, पूछा जाएगा पेपर में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहां लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट इज टू बी नोटेड दैट it is to be noted that supply of money is a stock variable, not a flow variable. Is a stock variable. It is to be noted that stock of money जो है या supply of money जो है इज अ स्टॉक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है नैंसी? क्यों? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। इट इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। फ्लो होता तो पीरियड ऑफ टाइम होता। अगर फ्लो वेरिएबल की बात होती तो क्या बोलते हैं हम? पीरियड ऑफ। पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में आपने, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, वही वाली बात है। और लिखो सेकेंडली, एक और पॉइंट लिखो। सेकेंडली, सप्लाई ऑफ मनी always refer supply of, अरे तू समी करे तो 2-4 बैठ के क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व। देखने से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हाथ निकाल, पेन निकाल बाहर। स्टॉक ऑफ मनी, हाँ सही में लिखो। सप्लाई ऑफ मनी always refers to the stock of money, to the stock of money held by the public only, held by the public only, not by the government and the banking system, not by the government and the banking system, not by the government and the banking system, because banking system and the government are suppliers of money, because banking system and the government are suppliers of money, ये मनी के सप्लायर हैं, दे आर नॉट द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है जी, ये सप्लायर हैं। समझना डिफरेंस, कितना डेप्थ में पॉइंट चला गया है। ये सप्लायर्स हैं, इन्हें हम सप्लाई ऑफ मनी में कैलकुलेट नहीं करते। जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। ये तो सप्लायर है, ये तो खुद मनी सप्लाई करते हैं, तो इनके पास जो मनी का स्टॉक पड़ा है उसे हम सप्लाई ऑफ मनी में ऐड नहीं करते।
हम उसी पैसे को सप्लाई ऑफ मनी में ऐड करते हैं जो लोगों के पास है, चाहे वो सिक्के हैं, चाहे वो नोट हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं। हम उन सब पैसों को ऐड करके बोलते हैं दिस इज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ मनी। दिस इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। बहुत डीप में समझना यार, पता नहीं किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। आप में से किसी को समझ में आ रही बात मैं क्या समझा रहा हूं? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। जो दुनिया के पास, लोगों के पास जो पैसा है, जो पैसा बैंकों में पड़ा है, जो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ा है, उसे हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते। जो लोगों का बैंक में पड़ा है करते हैं ना, बोल तो दिया, डिमांड डिपॉजिट कह तो दिया, डिमांड डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट्स। अब इसमें क्या क्या आता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। डिमांड क्या क्या आएगा, है ना, जो कभी भी हम निकाल सकते हैं। जो कभी भी हम यूज कर सकते हैं ना, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, उससे हम इंक्लूड करते हैं कि इसमें सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है जी, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में जाने वाले हैं। पहले समझना यह है कि जो लोगों का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का पैसा, बैंकों का पैसा भी नहीं होना चाहिए। लोगों का पैसा जो बैंकों में पड़ा है या जो उनके पास घर में पड़ा है, उसे जब हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड करते हैं तो बन जाता है सप्लाई ऑफ मनी। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, सप्लाई ऑफ मनी एंड हु सप्लाइज मनी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। When we talk about supply of money, we talk about the customers, the public, the normal public. When we talk about the who supplies money, then we talk about the suppliers of money. कौन कौन है वो? बैंकिंग सिस्टम। और बहुत। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं 10 बार कम से कम रिपीट कर चुका। ठीक है जी, आगे चलो, लिखो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, इसी में, या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये तो आपने पढ़ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। अब आप लिख दो, इसी के अंदर टॉपिक आ गया मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कैसे नापते हैं और इसमें क्या क्या ऐड करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, या 4 तरीके हैं नापने के। देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4, पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इन चारों को प्लस करके हम नाप सकते हैं क्या? मनी सप्लाई। ठीक है जी, इन चारों को। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है M1। ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, दे आर नॉट इन योर सिलेबस इन क्लास 12। ये निकाल दिए गए, अब अभी भी नहीं, पहले निकाल दिए गए, इस सिलेबस में नहीं है। दे विल नॉट आस्क यू रिगार्डिंग M2, M3 एंड M4। सर ये है क्या? कुछ नहीं है बेटे, एज पर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझते हो, जिस चीज को हम जल्दी कैश में चेंज कर सकें उसे बोलते हैं हाईली लिक्विड। तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। इन चारों को जोड़ दे तो बन जाता है मनी सप्लाई। हम मनी सप्लाई को नापते कैसे हैं, या हम सप्लाई ऑफ मनी को कैसे नापते हैं? हम एक दुनिया की, एक इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा लोगों के पास है उसे कैसे नापते हैं, तो उसके 4 तरीके बताए आरबीआई ने। M1, M2, M3, M4। सर इनको M1, M2, M3, M4 क्यों दिया? अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी के हिसाब से। जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए वो उतना ज्यादा लिक्विड होता है। किसी चीज को आप जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सको उसे बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में। सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में क्या होता है मालूम है? आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा, जो आप जेब में लेके घूम रहे हो, या आपके घर में जो ड्रॉर में पड़ा है, दैट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी। यूं निकाला, यूं दिया और यूं सामान अंदर, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म। उसके बाद क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। चेक इश्यू किया, सामान घर में आ गया, दैट इज अगेन द लिक्विड फॉर्म। तो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कौन सा है? M1। उसके बाद है M2। मैं एक बार लिखवा दूंगा इसमें क्या क्या आता है, लेकिन ये अब आपके टॉपिक में नहीं है, ये सिलेबस में अब नहीं है। तो आपको जो लिखना है, जितना आपको चाहिए उतना ये है बस। अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू मेजर द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, तो आप कहोगे M1, सिर्फ M1। अब ये आपके सिलेबस में नहीं आता, पहले आता था, आज से 2 साल पहले ये सिलेबस में था।
लेकिन लास्ट में इसको निकाल दिया था सिलेबस, ठीक है, क्योंकि वो बीकॉम में जाके आएगा, आगे जाके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, वहां तो सारा पढ़ना ही है इकोनॉमिक्स में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, ठीक। तो आ जाओ फटाफट लिखे M1 के अंदर क्या क्या आता है, आ जाओ। M1 में आएगा C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD, 3 चीजें आती हैं बस, ठीक है, सिर्फ 3 चीज। और मैं एक एक के बारे में लिखवा देता हूं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, आ जाओ मैं लिखवा देता हूं। C में क्या क्या आता है, C स्टैंड फॉर करेंसी, लिखो, C स्टैंड फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, C स्टैंड फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। सर करेंसी बोले तो अरे नोट और कॉइन्स और कुछ भी नहीं। करेंसी की बात अगर हम करें तो करेंसी मीन्स नोट एंड कॉइन्स और कुछ भी नहीं। सिक्के और पेपर नोट्स, और क्या होता है करेंसी में? करेंसी कौन सी है आपके पास? दो ही तरह की करेंसी है, कुछ और भी है? कुछ और भी लेके बैठे हो क्या आप? क्या क्या करेंसी आपके पास होती है? या तो सिक्के होंगे, जैसे गरीब आदमी में सिक्के होते हैं, आप अमीर हो तो आपके पास नोट्स होंगे, बस यही फर्क होगा, बाकी तीसरा तो कुछ नहीं होता। अब मैं गरीब आदमी, मेरे पास सिक्के देखेंगे, ये देखो, आप देख लो, ये लो, ये लो, जेब में है, मेरे नोट दे दे, है ही नहीं जेब तो, मतलब मेरे पास जेब, गरीब आदमी के पास बटुआ नहीं होता, पहली बात तो उसके पास पर्स नहीं होगा। ये सिक्के देख लो आप, ये देखो, ये आई थिंक 2, 4, 5, 6 कुछ रुपए होंगे। कभी इमरजेंसी में अगर पानी की बोतल पीनी पड़ जाए तो कुछ पैसे उधार लगा के पानी की बोतल मंगा सकते हैं, इसे रखे होंगे। तो गरीब आदमी में सिक्के होंगे, आपकी जेब में क्या होगा? आपकी जेब में नोट होंगे। ये फर्क है गरीब और अमीर के अंदर, लेकिन है दोनों के पास क्या? करेंसी। दोनों के पास क्या है? करेंसी। नहीं, मैं जब आपकी बात करता हूँ तो आपकी इम्यूनिटी की बात करता हूँ। मैंने टॉक अबाउट यू, आई टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, ठीक है जी। उनके पास क्या रहेगा? उनके पास जेब में नोट रहेंगे, है ना, कोई हरे वाले, कोई नीले, आजकल तो पीले नोट भी आ गए, नीले नोट भी आ गए, हरे नोट भी आ गए, 3 तरह के नोट आ गए, गुलाबी भी आ गया, गुलाबी भी आ गए, देखो 2000 का गुलाबी है, 200 का पीला है, 100 का नीला है और 500 का हरा है? हरे नीले पीले गुलाबी नोट है अब आपके। तो सुनो मेरी बात, व्हेन वी टॉक अबाउट सी, अच्छा बस बातों से बाहर आओ, इधर देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट सी मीन्स करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। करेंसी में क्या क्या आता है? पेपर नोट प्लस कॉइन, लिख लो आप, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉइन्स फ्रॉम 1 रुपी टू 10 रुपीज एंड पेपर नोट्स 1 रुपए से 2000 तक, फ्रॉम 1 रुपी टू 2000 रुपीज। यही आता है इसके अंदर बस, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास हिंदुस्तान में, इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ हमारे पास, यही तो है हमारे पास, और क्या आपने देखा ही होगा। 10,000 का कब था 10,000 का नोट? 1000 का था। पता, जितना बड़ा नोट उतनी गंदी इकोनॉमी होती है देश की, मालूम है तेरे को? जितने नोट की वैल्यू बढ़ती जाए ना, जितना बड़ा नोट होता जाएगा। आपने कभी देखा अमेरिका? देखा अमेरिका में सबसे बड़ा डॉलर कितने का मालूम? सबसे बड़ा डॉलर, पता नहीं, सबसे बड़ा डॉलर कितने का है? अमेरिकन डॉलर 100 रुपीज का, $100। कब भैया, जितना ज्यादा बड़ा नोट उतनी स्पॉइल्ड इकोनॉमी। इसके बारे में मैं समझाऊंगा, टाइम लगेगा, अभी नहीं है। जितना ज्यादा बड़ा नोट किसी इकोनॉमी में आ रहा है, इसका मतलब है वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा डाउन जा रही है, ठीक है जी। तो चलो, बैटरी लो होगी, अकाउंट्स की पूरी क्लास पढ़ी है। चलो, तो फिर हम एक काम करते हैं, आज के लिए यही खत्म करते हैं, इसको यही खत्म करें। ये करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक यहाँ खत्म करें। अच्छा, डीडी को खत्म करना जरूरी, तो आगे बहुत लिखना पड़ेगा, खत्म नहीं कर सकते हम दोबारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई से कल स्टार्ट करेंगे। अब वहां तक आज रिवाइज कर लो, सिर्फ घर जाके 15 मिनट में रिवाइज किया करो, बस मेरी बात मान लो, मेरी फोटो सामने लगा लो और आधा घंटा रिवाइज किया करो, ये बोल के कि सर खड़े हैं। अगर आपको लगे कि आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो मेरी फोटो बना सकते हो स्टडी रूम में, बोलो सर खड़े हैं, सर ने बोला पढ़ लो आधा घंटा, और ऐसे उंगली करे फोटो लगा लेना ऐसे वाली, सर ने कहा आधा घंटा पढ़ लो। आधा घंटा इकोनॉमिक्स, 15 मिनट बीएसटी और 3 घंटे अकाउंट्स। ऐसी फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज दो। और आपका नाम अगर नहीं आया,
आपका नाम अगर नहीं आया अखबारों के अंदर तो मुझे पूछ लेना, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों, कल मिलेंगे।